नमस्कार मित्रों, मैं अमित तिवारी आप सभी लोगों का अपने परिवार न्यू आकार एकेडमी में भरपूर स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी लोग मित्रगण? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज का मोटिवेशनल स्पीच जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा और आपको ऊर्जावान प्रदान करेगा। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए? क्या द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए? द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू राणा का वंशज है, मार भाला जहाँ तक जाए। हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इसी संघर्ष के साथ हम आप लोगों के सामने एक नया संघर्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। लगभग 35 दिनों की संघर्ष चलते हुए हो चुका है, जिसका नाम है रूस यूक्रेन युद्ध। तो आइए देरी नहीं करते हैं, पहले हम देखते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम रूस यूक्रेन का अध्ययन मुख्य 6 बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। ये क्या क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए, मेरा मानना है कि बिना विश्व इतिहास को समझे आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने जोड़ा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहले हम आपको कहानी बताएंगे विश्व इतिहास की कि पहले रूस और यूक्रेन में कैसा संबंध था। इसके बाद युद्ध का कारण, युद्ध के क्या कारण है जो वर्तमान समय में हो रहा है। मानचित्र में स्थिति, आखिर रूस और यूक्रेन की स्थिति विश्व मानचित्र में कहाँ है? रूस इतना तटस्थ क्यों है? रूस अपने बातों पर इतना मजबूती के साथ तटस्थ रूप क्यों है? इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, तो उसको देखेंगे। इसके बाद चर्चा में रहा शब्द देखेंगे, जैसे शिफ्ट हो गया, ऑपरेशन गंगा हो गया, डोनाबास क्षेत्र हो गया, इत्यादि बातें हम चर्चा में रहने वाले शब्द देखेंगे रूस और यूक्रेन के संदर्भ में। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे रूस और यूक्रेन, जैसे राजधानी मॉस्को हुआ तो वो किस नदी के किनारे है, और यूक्रेन की राजधानी क्यों हुआ तो वो किस नदी के किनारे है। ऐसे हम लोग अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे परीक्षा के लिहाज से। तो चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। पहले देखिए, बात है सन 1945 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। एक का नाम है अमेरिकी महाशक्ति और दूसरे का नाम है सोवियत महाशक्ति। तो हम कहानी के रूप में पहले देखेंगे, इसके बाद उसको हम शब्दों में पिरोएंगे। तो चलिए, तो ये देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्ति का उदय होता है। एक का नाम क्या है? एक का नाम है अमेरिकी महाशक्ति, दूसरे का नाम है सोवियत महाशक्ति। चलिए, तो हम इसे कहानी के रूप में देखिए। कहानी जो है हमारे दिमाग में परमानेंट बनी रहती है, तो हम कहानी के रूप में पहले समझ लीजिए। मान लीजिए, ये सपोज करिए कि ये डिजिटल बोर्ड एक बहुत बड़ा भूखंड है जिसका नाम है पृथ्वी। क्या? पृथ्वी। और इस पृथ्वी पर 2 महान नेताओं का जन्म होता है। वो कौन कौन से नेता हैं? एक का नाम है यूसे, दूसरे का नाम है रूस। क्या नाम है? रसिया या रूस। 2 नेताओं का जन्म होता है। 2 नेताओं का जन्म होता है। ये भी नेता, ये भी नेता। आप लोग देखे होंगे, जब बड़े नेता होते हैं तो उनके समर्थक लोग ज़्यादा होते हैं। तो इन लोगों ने गुटबाजी करना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? गुटबाजी करना प्रारंभ कर दिया। तो इन्होंने गुटबाजी करते करते छोटे छोटे गुटों के साथ देश अपना बनाना शुरू कर दिए। तो इनके समर्थक देश इनके गुट में शामिल होते गए। इसी तरह रूस भी गुटबाजी करने लगा और छोटे छोटे देश गुट के रूप में शामिल होते गए। ये भी अपना गुट बना लिया। अब देखिए, जब गुट बन जाती है तो दोनों के बीच संघर्ष होता है और लोग क्या देखते हैं, किस ओर ज़्यादा फायदा है उसके ओर झुकाव करते हैं। किन लोगों की विचारधारा किन नेता से मिल रही है वो उस तरफ खींचते चले जाते हैं। तो ऐसे स्थिति सेम ही यहाँ पर भी हुई है। तो बात है सन 1945 में। क्या? सन 1945 में द्वितीय विश्व समाप्त होता है तो 2 महाशक्तियों का उदय होता है। एक का नाम है
अमेरिकी महाशक्ति। अब जब ये गुट बना लिए हैं तो इनको एक नाम से संबोधित किया जाने लगा। ये नाम क्या है? अमेरिकी महाशक्ति। क्या? अमेरिकी महाशक्ति। अमेरिकी महाशक्ति, इसका नाम है अमेरिकी महाशक्ति। और इस महाशक्ति का नाम क्या हो गया? सोवियत महाशक्ति। क्या? सोवियत महाशक्ति। सोवियत महाशक्ति। जब इन लोगों के समर्थक ज़्यादा हो गए तो ये बलवान हो गए, तो इनका नाम क्या हो गया? सोवियत महाशक्ति, और इनका नाम हो गया अमेरिकी महाशक्ति। हालांकि सोवियत महासंघ का प्रारंभ रूसी क्रांति के बाद 1917 के बाद ही चालू हो गया था, और पूर्ण रूप से यह 1922 में आ गया था। और अमेरिकी महाशक्ति का जो है इतिहास वो लगभग 18वीं शताब्दी के अंत से ही प्रारंभ हो गया था। तो इनकी विचारधारा आखिर क्या थी, और इनकी विचारधारा आखिर क्या थी जिसके कारण इन छोटे छोटे देश इनके तरफ आकर्षित हुए? तो इन्होंने अपना एक विचारधारा दी। तो उस विचारधारा का नाम क्या है? पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा। अमेरिकी महाशक्ति द्वारा पूंजीवादी विचारधारा दी गई, जबकि सोवियत महासंघ, इसी को कहते हैं USSR इंग्लिश में, तो इनके द्वारा क्या किया गया? समाजवादी विचारधारा का नेतृत्व। समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा। अमेरिकी महाशक्ति के द्वारा पूंजीवादी विचारधारा अपनाया गया, जबकि सोवियत महासंघ के द्वारा समाजवादी विचारधारा को अपनाया गया। तो अब इसमें दो छोटे छोटे देश और बच जाते हैं। एक का नाम है चीन, एक का नाम क्या है? चीन, और दूसरे का नाम क्या है? भारत। ये तो नेता हो गए, और ये दो लोग प्रधान है। जैसे गांव में प्रधान नहीं होते हैं, वैसे सेम स्थिति यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। तो चीन ने कहा भाई हम किसी भी गुट की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन भारत क्या करता? भारत की स्थिति वही है जैसे आगे कुआं पीछे खाई। तो भारत न तो अमेरिका की तरफ मना कर सकता है कि ना इधर जा सकते हैं, और ना रूस की तरफ। तो भारत पहले से ही बहुत समझदार और चालाक देश था। तो इन्होंने क्या किया? इन प्रधान महोदय ने, भारत के प्रधान महोदय ने क्या किया कि भाई हम ना तो इधर जाएंगे ना तो इधर जाएंगे, हम तटस्थ रहेंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम कोई भी गुट में शामिल नहीं हो रहेंगे। तो हमने क्या अपनाया? गुट निरपेक्ष नीति। क्या अपना लिया? गुट निरपेक्ष नीति। क्या अपना लिया? गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया, जिसे क्या कहा जाता है? नाम इंग्लिश में। हम इसके बारे में अलग से अध्ययन करेंगे। अभी आप कहानी के रूप में समझते चलिए। न तो भारत इधर गया न तो इधर गया, कहा भाई हम गुट निरपेक्ष नीति का पालन करेंगे। अगर हम इधर जाते हैं तब पर भी हमारे लिए नुकसान है, इधर जाते हैं तब पर भी नुकसान है। तो गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया, क्योंकि आप देखेंगे 1971 की युद्ध में अमेरिका ने, जब 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका ने हम लोगों के खिलाफ जो है पाकिस्तान में अपनी सेना भेज दिया था। तो रूस ने हमारा उस समय साथ दिया था। तो इसलिए हम इनको भी मना नहीं कर सकते और इनको भी नहीं मना कर सकते। तो हमने क्या अपनाया? गुट निरपेक्ष नीति अपनाई। अब देखिए, अब स्थिति और बढ़ती चली गई, दोनों के मध्य संघर्ष होता चला गया, दोनों नेताओं के मध्य। और बात 1980 तक 1990 तक 1945 से 1990 तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। दोनों नेताओं संघर्ष करते गए और देश का विकास होता गया। तो अब जब बात 1990 में पहुंच गई तो इसके बाद क्या होता है? तो देश के जितने भी लोग थे उन लोगों की मजबूरी बन गई थी या तो अमेरिकी महाशक्ति को अपनाया या तो सोवियत महासंघ को। और अमेरिकी शक्ति के द्वारा पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व किया जाता था और सोवियत संघ के द्वारा समाजवादी विचारधारा का। तो जिन लोगों ने
पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया, उन्होंने अमेरिकी नेतृत्व को स्वीकार किया। जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को अपनाया उन्होंने सोवियत संघ के नेतृत्व को अपनाया। इसी बीच सोवियत संघ के द्वारा आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। क्या? 1990 के आसपास सोवियत संघ के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम चलाया गया। आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम चलाया गया। तो दुर्भाग्य से क्या हुआ, सोवियत संघ के द्वारा चलाया गया आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम दुर्भाग्य से असफल हो गया। असफलता का कारण ये हुआ कि सोवियत संघ क्या हुआ, टूट गया, क्योंकि ये जो कार्यक्रम चलाया था इसमें बहुत भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर हो गया था। तो इसलिए सोवियत संघ का विघटन कब हो गया? 1990 में सोवियत संघ क्या हो गया, टूट गया। क्या हुआ? टूट गया। जो 1990 में आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम चलाया था, तो उसी के परिणाम स्वरूप ये कार्यक्रम असफल हुआ और सोवियत संघ टूट गया। तो इसमें ये जो मैंने बड़ा ये घर बनाया था यूएसए के बगल, रूस के बगल में, ये यूक्रेन ही है। क्या है? यूक्रेन ही है। आप देखिए यूक्रेन जो है सोवियत संघ का क्या था, सदस्य देश था 1990 के पहले। तो अब वर्तमान स्थिति क्या है कि यूक्रेन के जो ये वाला हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, ये रसिया समर्थित यहाँ लोग रहते हैं और रूसी भाषा बोलते हैं। मगर इस तरफ जो है पश्चिमी वाले देश जो हैं, पश्चिमी यूरोपीय देश है, इनका झुकाव किधर है? अब अमेरिका की तरफ है। ये लोग भी अमेरिकी विचारधारा को अपनाते हैं। 2014 तक तो सब कुछ सही चलता रहा। कब तक? 2014 तक सब कुछ सही चलता रहा। लेकिन 2014 से इस तरफ के जो लोग हैं यूक्रेन के, वो अमेरिका की तरफ जाना चाहते थे और अमेरिका की तरफ स्वतंत्र रहना चाहते थे। अब रूस भाई साहब को क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, अब देखिए घर से सटा हुआ इनका घर है। देखिए पड़ोसी बनाए नहीं जाते हैं, मित्र बनाए जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी बनाए नहीं जाते। पड़ोसी खुद ही खुद बन जाते हैं। तो अब ये पड़ोसी हो चुके हैं। अब अगर ये जाते हैं इधर और दो नेताओं हैं, दोनों नेताओं में बैठती नहीं है, अगर ये जाते हैं तो इनके घर का भेद खुल जाएगा। तो इसीलिए ये इधर इनको नहीं जाने दे रहे हैं कि आप उधर नहीं जाइए, आप ये ना बोलिए कि आप सोवियत संघ के सदस्य देश थे, आप उधर मत जाइए। लेकिन 2014 में इन लोगों ने इधर जाने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, रूस ने इन लोगों के स्वतंत्रता के लिए अपनी सेना यहाँ पर भेज दी थी और यहाँ नीचे यूक्रेन के नीचे क्रीमिया है और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। तो मिक्स समझौता हुआ था, उसी के तहत इन लोगों में फिर से शांति बनाई गई। तो इस प्रकार आप लोगों को कहानी समझ में आ गई। कहानी कहाँ से? 1945 से 1990 के बीच में है और 1990 में सोवियत संघ टूट गया। उसी में से क्या था, यूक्रेन भी एक देश था। किसका? सोवियत संघ का। टूटने के बाद यूक्रेन ने भी कह दिया जिस तरह एक देश का दूसरे देश से संबंध होता है उसी तरह हमारा भी रूस से संबंध रहेगा। तो ये बात इतनी हो गई कहानी के रूप में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब आप लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ गए। तो अब आइए, तो युद्ध का कारण, पहला टॉपिक हमारा खत्म हो गया कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरा क्या है, युद्ध का कारण। क्या? रूस। दूसरा टॉपिक हमारा है रूस यूक्रेन युद्ध का कारण। क्या? युद्ध का कारण। युद्ध का कारण क्या है? युद्ध का मुख्यतः 3 कारण है। 3 कारण मिलनी है। 3 ही कारण जो है इसके मेन रूप से
है। क्या रूस जो है, रूस यह बताना चाहता है, महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती। देखिए रूस ने 1990 में अपनी शक्ति खोई है, अपनी इज्जत खोई है, उसको प्राप्त करना चाहता है। मेन बात यह है, सोवियत संघ विकसित हो गया था 1990 में, तो वही शक्ति, उसकी बेइज्जती हुई थी, वही शक्ति वो पुनः प्राप्त करना चाहता है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या होता है कि इस युद्ध के माध्यम से रूस यूएसएसआर के अन्य सदस्य, जो 15 सदस्य मिलकर यूएसएसआर का गठन हुआ था, उन सभी 15 देशों को यह संदेश भेजना चाहता है कि आप मेरे विचार के विरुद्ध आप नहीं, अमेरिकी जो है, अमेरिका की तरफ झुकाव नहीं कर सकते, अमेरिका की विचारधारा नहीं अपना सकते। और तीसरा कारण है यूक्रेन का नाटो का सदस्य बनना या बनने की इच्छा रखना, जाहिर करना। तो आइए हम लिखते हैं, पहला कारण है रूस का 1990, कब 1990 में खोई हुई शक्ति का पुनः प्राप्त करना है, जो कब सोवियत संघ में जो शक्ति प्राप्त थी, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद शक्ति क्या हो गई थी, बिखर गई थी, उसको प्राप्त करना है। और दूसरा कारण क्या है, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के अन्य सदस्यों, यूएसआर के अन्य सदस्य 15 सदस्य थे, इसमें यूएसआर के अन्य सदस्यों को युद्ध के माध्यम से, इस युद्ध के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि वे मेरे विचारधारा के विरुद्ध नहीं जा सकते। और तीसरा कारण जो था हमारा सी, वो है यूक्रेन का नाटो की सदस्यता ग्रहण करने की इच्छा। यूक्रेन का नाटो, अभी हम नाटो के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या उत्तरी, ये नॉर्थ उत्तरी हो गया, अटलांटिक मतलब अटलांटिक ही हो गया, और उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी संधि मतलब ट्रीटी माने संधि हो गया, संधि संगठन, यूक्रेन का नाटो की सदस्यता ग्रहण करने की इच्छा। ये इच्छा इनकी कब जागृत हुई है भाई, 2017 से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन वहाँ से कि हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की सदस्यता ग्रहण कर लें। आखिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्या प्रावधान है जो यूक्रेन चाह रहा है कि हम इसकी सदस्यता ग्रहण कर लें? तो आइए हम पहले नाटो के ही बारे में समझ लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में। तो इसका गठन कब हुआ, पहले हम गठन हुआ 4 अप्रैल 1949 में
इसका गठन हुआ। इसमें 30 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और 30 सदस्य देश हैं इसमें। कितने? 30 सदस्य देश हैं। अब इसका जो है आर्टिकल संख्या 5, इसमें यही 3 बात मेनली पूछी जाती है। इसमें जो है आर्टिकल संख्या 5 ये कहता है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, ये पूछ सकता है। आर्टिकल संख्या 5 क्या कहता है कि अगर नाटो के 30 सदस्य में से कोई भी सदस्य किसी देश पर हमला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी देश इस 30 सदस्य देशों पर अगर कोई हमला करता है तो एक सदस्य के ऊपर हमला नहीं माना जाएगा, ये 30 सदस्य देश के ऊपर हमला माना जाएगा और 30 देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर आर्टिकल नंबर 5 क्या है और यूक्रेन क्यों नाटो की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है। अब ये नाटो की सदस्यता ग्रहण कर लेगा तो रूस को दिक्कत हो जाएगी। आखिर 30 देशों की सेना जब मिलकर किसी पर हमला करेगी वो कमज़ोर हो ही जाएगा। और रूस ऐसा नहीं चाहता है कि हमारा पड़ोसी देश हमसे हावी हो जाए, जो कि हमारे ही अधीन रहा करता था कभी, कब? 1945 से 1990 के मध्य। इसलिए ये भी युद्ध का कारण था। ये हो गई बात। अब अगली बात हमारी चलती है, तीसरा पॉइंट क्या था? मानचित्र पर इनका वर्णन। तो आइए हम लोग मानचित्र देख लेते हैं एक बार। मानचित्र हम लोगों का है ये देखिए, ये यूक्रेन है और ये वाला भाग क्या है? क्रीमिया है, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। यही क्रीमिया है। और देखिए यूक्रेन की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो पहला क्या है? पोलैंड, बेलारूस, ये क्या है? मोल्डोवा, हंगरी, और इधर है क्या है? मोल्डोवा हो गया। ये मोल्डोवा 7 देशों से जो है सीमा लगती है। 7 देशों से इसकी सीमा लगती है। ये आप लोग मानचित्र जाकर घर पर देख सकते हैं कि यूक्रेन की सीमा आखिर किन किन देशों से लगती है। तो यूक्रेन की सीमा कितने देशों से लगती है? 7 देशों से। 7 देशों से लगती है। किससे? नंबर 1। चलिए हम इसको आगे अन्य पॉइंट वाले में आपको दिखा देंगे। पहले आप लोग ऐसे इसको देख लीजिए, इसके बाद हम आप लोगों को इसको दिखाएंगे। और रूस की भी स्थिति देख लेते हैं। ये रूस है। ये वाला हिस्सा पहले मिलकर जो मिल जाता था, ये वाला, ये संयुक्त सोवियत संघ मिलकर बना था, लेकिन अब अलग हो चुका है। तो ये हमारा क्या है? रूस है। रूस की सीमा देख लीजिए आप। नॉर्थ अटलांटिक, मंगोलिया, कजाकिस्तान, ये इत्यादि, इस प्रकार 14 देशों से इसकी सीमा लगती है और 2 सागर से। तो ठीक है, अब आगे हमारा पॉइंट मानचित्र पर हम लोग देख चुके हैं। अब अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है? अगला पॉइंट हो गया, तो मानचित्र पर होगा रूस इतना तटस्थ क्यों है। आखिर हमारा चौथा पॉइंट क्या था? रूस इतना तटस्थ क्यों? रूस इतना तटस्थ क्यों है? इसका उत्तर मिलना चाहिए। आखिर रूस पर इतने प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तब पर भी रूस नहीं रुक रहा है युद्ध में। तो आइए देखते हैं रूस इतना तटस्थ क्यों है। तटस्थता का कारण भी मुख्यतः 3 है, A, B, C। इसके तटस्थता का कारण भी मुख्यतः 3 ही है। पहला क्या है? ये यूएन, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य है। यूएन का स्थायी क्या है? स्थायी सदस्य
है, स्थायी सदस्य है, इसलिए इसके पास क्या है, वीटो पावर है। क्या है, वीटो पावर है। क्या है, वीटो पावर है। एक कारण तो ये हो गया कि रूस के पास क्या है, यूएन की स्थायी सदस्यता है, जिसके कारण इसके पास क्या है, वीटो पावर है। तो ये कारण ये हो गया कि ये इसलिए नहीं रुक रहा है। अगर मामला यूनाइटेड नेशन में जाता है तो ये अपना वीटो का प्रयोग कर लेते हैं और बात वहीं पर रुक जाती है। और दूसरी बात क्या है हमारी, रूस के पास क्या है, रूस के पास क्या है, ऊर्जा का भंडार है। क्या है, ऊर्जा का क्या है, भंडार है। ऊर्जा के भंडार में क्या है, प्राकृतिक तेल हो गया, प्राकृतिक तेल जैसे पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक तेल व गैस, प्राकृतिक गैस और तेल भी इसके पास ज़्यादा मात्रा में है, भरपूर मात्रा में है, इसलिए भी ये इसलिए नहीं रुक रहा है। दूसरा ये हो गया। और तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण जो है, यूएन का आर्टिकल नंबर 7 का प्रयोग करता रहा है। कौन, रूस। तो रूस जो है आर्टिकल नंबर 7 किसका, इसके लिए भी यह तटस्थ है। क्या, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल नंबर 7, वहाँ आर्टिकल नाटो का 5 और यहाँ यूएन का आर्टिकल नंबर 7 का प्रयोग करता है। आर्टिकल नंबर 7 में क्या लिखा गया है, यूएन में लिखा गया है कि एक देश किसी भी देश पर युद्ध या आक्रमण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ही बनाया गया कि शांति व्यवस्था को स्थापित रखना ही था, इसका उद्देश्य था। तो आर्टिकल 7 क्या कहता है, अगर कोई देश किसी अन्य देश को जो है लिखित रूप में यह सूचना देता है कि हमें आपकी सहायता या मदद चाहिए, तो वह देश उस देश के लिए अपनी सैन्य क्षमता का प्रयोग कर सकता है। तो ये रूस महाशय भी यही किए हैं। क्या हुआ, बात बताते हैं आप लोगों को। बात है 20 मार्च 2022 की, जब शीतकालीन ओलंपिक चल रहा था, तो चीन से बात हुई रूस की। तो चीन ने कहा, देखिए अभी शीतकालीन ओलंपिक चल रहा है, इसको ख़त्म होने दीजिए। जैसे ही 20 मार्च को शीतकालीन ओलंपिक ख़त्म हुआ, वैसे ही 21 मार्च को यूक्रेन के दो राज्य कौन कौन से हैं, लुहांस और डोनेट्स्क। क्या, लुहांस और डोनेट्स्क को रूस ने क्या कर दिया, रूस ने इसको स्वतंत्र कर दिया। बोला कि ये दोनों राज्य जो हैं रूसी समर्थित है और दोनों लोग रसिया बोलते हैं, इसलिए इनके मूल अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। इस प्रकार ये दोनों राज्य क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। और इन्होंने 22 मार्च को रूस को पत्र लिखा, हमें आपकी सहायता चाहिए, और 23 मार्च को ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया इन्हीं दोनों लोगों की सहायता से। तो अब ये बात समझ में आ गई कि रूस इतना तटस्थ क्यों है। अब आते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण चर्चा में रहने वाले शब्द। 5वां पॉइंट हमारा क्या था, रूस व यूक्रेन युद्ध के कारण चर्चा में रहे शब्द। तो आइए पहले हम देखते हैं आखिर मिन्स्क समझौता क्या था। क्या मिन्स्क समझौता क्या था?
समझौता क्या था? मिंस्क समझौता क्या था? ये 2014 और 2015 में 2 बार हुआ था। मिंस्क समझौता 1 और मिंस्क समझौता 2। ये फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, ये सेकंड के। आखिर ये समझौता क्या था? जब रूस ने क्रीमिया पर हमला किया था 2014 में, तो क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया था और डोनाबास के क्षेत्र लुहांस और डोनेट्स्क पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। तो मिंस्क समझौता हुआ था। ये मिंस्क क्या है? मिंस्क बेलारूस की राजधानी है, वहीं पर यह समझौता हुआ था। तो रूस ने क्रीमिया कब्जा कर लिया था। क्या किया था? क्रीमिया जो है, क्रीमिया पर कब्जा, अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। मिंस्क समझौता 1 हुआ था। मिंस्क समझौता 2 डोनाबास क्षेत्र को लेकर हुआ था। डोनाबास क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है, जो विश्व में कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए रूस की निगाह हरदम वहीं बनी रहती है कि हम तेल में सक्षम है, ऊर्जा भंडार में सक्षम है, तो क्यों ना कोयले को भी अपने कब्जे में रख लिया जाए। तो डोनाबास को लेकर ही ये डोनाबास क्षेत्र को लेकर ये समझौता हुआ था। क्या? डोनाबास में जो 2 क्षेत्र आते हैं, कौन? लुहांस और डोनेट्स्क। क्या? लुहांस और डोनेट्स्क 2 क्षेत्र आते हैं। इन दोनों क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? डोनाबास। पूछ सकता है हाल ही में चर्चा में रहा डोनाबास क्षेत्र किससे संबंधित है? तो यूक्रेन के 2 जगहों से। कौन कौन से? लुहांस और डोनेट्स्क। ये पहला हो गया, पहला चर्चा में रहा शब्द। और दूसरा क्या है? शिफ्ट है। दूसरा है शिफ्ट, SWIFT, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंकिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो चलिए अब हम इसको सरल भाषा में आपको समझाते हैं। अगर हम लोग अपने ही देश में क्या करते हैं? एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में पैसा भेजते हैं। तो पैसा भेजने के लिए क्या होता था? IFSC कोड की आवश्यकता होती है। IFSC कोड की आवश्यकता होती थी। ठीक इसी प्रकार जो है शिफ्ट क्या है? एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने के लिए शिफ्ट कोड की आवश्यकता होती है। अब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस को शिफ्ट से हटा दिया गया है। इसलिए भी रूस को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन तब पर भी रूस अभी रुकने के लिए नहीं मान रहा है। शिफ्ट से रूस को अलग कर दिया गया। शिफ्ट क्या है? एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने के लिए कोड है। क्या है? कोड है। जैसे अपने यहाँ IFSC कोड लगता है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिफ्ट लगता है। अब तीसरी बात जो चर्चा में है वो क्या है? ऑपरेशन गंगा भी बहुत चर्चा में रहा था। तो ये क्या है? ये है यूक्रेन में जो है भारतीय नागरिक, यूक्रेन में जो है भारतीय स्टूडेंट जो गए थे मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, उनको भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो ऑपरेशन क्या है? भारतीय विद्यार्थियों
या नागरिकों, क्या नागरिकों, भारतीय विद्यार्थियों या नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था। चलाया गया क्या था? चलाया गया ऑपरेशन था। इनको निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। इसका नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन गंगा। अब बात आती है कि आखिर हमारे यहाँ के विद्यार्थी जो है यूक्रेन में क्यों चिकित्सा की शिक्षा लेने जाते हैं। हम आपको बात बताते हैं। हम ऑफलाइन क्लास ले रहे थे तो उस समय मैंने 2 उच्च क्वालिटी शिक्षा प्राप्त बालिकाओं में बहस को देखा था। जैसे मैंने क्लास में प्रवेश किया था वैसे ही बहस चल रही थी और बहस इतना विकराल रूप धारण कर ली थी, अगर बीच में समझौता कराने वाला कोई नहीं होता तो वहाँ भी युद्ध हो जाता। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको कहानी बता रहा हूँ कि इतने शिक्षित लोग भी इस तरह के मुद्दे पर झगड़े कर लेते हैं। तो आइए पहले हम उस बात का ही सलूशन यहाँ पर कर देते हैं ताकि आप अपनी बात दूसरे के सामने रख सकते हैं। आखिर यूक्रेन में भारतीय विद्यार्थी क्यों मेडिकल की शिक्षा लेने जाते हैं? अब यहाँ बात आ ही गई है तो हम आपको बता देते हैं। देखिए, इमैनुअल कांट ने कहा था कि विदाउट फैक्ट आर कॉन्सेप्ट इम्पटीट बट विदाउट कॉन्सेप्ट फैक्ट आर ब्लाइंड। आपको कॉन्सेप्ट जब समझना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं तो जैसे शरीर बिन आँखों की कोई अर्थ नहीं होता, उसी प्रकार वही हाल होता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि यूक्रेन में भारतीय विद्यार्थी पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं। तो कारण क्या है? तो कारण देखिए, कारण में हम आप लोगों को पहला कारण ये है कि यूक्रेन की मेडिकल शिक्षा, क्या मेडिकल शिक्षा किफ़ायती है। क्या है? किफ़ायती है। शब्द पर गौर करिएगा, क्या है? किफ़ायती शब्द यूज कर रहा हूँ। क्या? किफ़ायती है। किफ़ायती मतलब क्या है? वहाँ मेडिकल के लिए प्रयोग किए जाने संसाधनों की प्रचुरता है। तो यूक्रेन में मेडिकल शिक्षा किफ़ायती है, संसाधनों की प्रचुर मात्रा है। दूसरा क्या है? यूक्रेन की मेडिकल शिक्षा सस्ती है। क्या है? सस्ती है। आपको एक अनुमान बताते हैं कि भारत में अगर कोई MBBS करना चाहता है तो 5 सालों में लगभग 75 से 80 लाख रुपए लग जाते हैं, लेकिन यूक्रेन में ये स्थिति नहीं है। यूक्रेन में लगभग सालाना 2 से 4 लाख रुपए ही खर्च होते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लाख रुपए में मेडिकल की परीक्षा, मेडिकल जो है मेडिकल की पढ़ाई हो जाती है। तो ये देखिए, शिक्षा सस्ती है और किफ़ायती में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है? आधा खर्चा हो गया। और ये तीसरा पॉइंट है यूक्रेन के मेडिकल सर्टिफिकेट लगभग सभी देशों में, कहाँ? लगभग सभी देशों में मान्य है। क्या है? सभी देशों में मान्य है। सभी देशों में मान्य है। क्या है? सभी देशों में क्या है? मान्य है। अब भारत में अगर यूक्रेन से कोई आता है मेडिकल की शिक्षा लेकर तो यहाँ पर एक उनको छोटी सी परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ती है यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये 3 कारण हो गए कि जो यूक्रेन में डिग्री होती है, सर्टिफिकेट होती है, लगभग सभी देशों में मान्य है। तो ये हो गए कुछ कारण। और एक चौथा कारण है, ये है कि यूक्रेन में मेडिकल
की सीट की प्रचुरता है, क्या है? प्रचुरता है, जिसके कारण भारत में कम रैंक रखने वाले छात्र भी यहाँ एडमिशन लेकर पढ़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सकते हैं। अगर भारत में देखा जाए तो मेडिकल के लिए नीट परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद लगभग 86,000 सीटें हैं, तो और परीक्षा देने वाले क्वालिफाई करने वालों की संख्या लगभग 16 लाख रहती है। तो इसलिए यहाँ यूक्रेन में चले जाते हैं, वहाँ सीटों की प्रचुरता है। और 5वां पॉइंट है कम रैंक वालों का भी एडमिशन हो जाता है, कम रैंक वालों का एडमिशन हो जाता है। ये 5 प्रमुख कारण है। अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर यूक्रेन में भारतीय विद्यार्थी जो है शिक्षा लेने मेडिकल की क्यों जाते हैं, तो ये 5 कारण हो गए। ये तो हो गई बात चर्चा में रहने वाले शब्द। अभी 2-3 शब्द और हैं। ऑपरेशन गंगा हो गया, ये हो गया। इसके बाद अब बात आते हैं क्या? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। क्या? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। क्या? दुर्घटना। ये भी चर्चा में युद्ध के कारण आ गया चर्चा में। ये कहाँ पर है भाई? देखिए, ये पहली बात कब हुआ था? 1986 के आसपास। कब पूछ सकता है? डेट भी क्या पूछता है? 26 अप्रैल 1986 में हुआ था। ये यूक्रेन की राजधानी, कहाँ पर? यूक्रेन की राजधानी क्यू के पास एक स्थान है जहाँ पर परमाणु दुर्घटना हुई थी। ये इतनी बात चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना के बारे में हो गई। अब अगली बात चलते हैं हम। अगला बात मिक्स समझौता हो गया, चेरनोबिल हो गया, ऑपरेशन गंगा हो गए, इतनी बातें हो गई। अब बात आती है क्या? डोनावास क्षेत्र। हम आप लोगों को बता ही दिए हैं। डोनावास क्षेत्र लुहांस और डोनेक्स को संयुक्त रूप से कहा जाता है। डोनेक्स को संयुक्त रूप से कहा जाता है। यह विश्व में कोयले के लिए, किसके लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये बात भी हो गई। इस तरह चर्चा में रहने वाले शब्दों का जो है हमने वर्णन कर दिया। अब परीक्षा के दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं। जो हमारा 6वां पॉइंट था, तो अन्य बिंदु में क्या है? इधर हम लिख लेते हैं रूस और इधर लिख लेते हैं क्या? यूक्रेन। ये हमारा अंतिम बिंदु है। इसी के बाद हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसी के बाद ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो रूस और यूक्रेन। पहली बात, रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी और यूक्रेन की राजधानी। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। क्या है? मॉस्को है। और इसकी राजधानी क्या है? क्यू है। छोटे एग्जामों में पूछा जा सकता है। क्यू जो है नीपर नदी के किनारे है। आजकल ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि कौन राजधानी किस नदी के किनारे है? तो ये क्या है? नीपर नदी के किनारे है। और ये मॉस्को जो है मॉस्कोवा नदी के किनारे है। मॉस्कोवा नदी। क्या? मॉस्कोवा नदी के किनारे है। ये इनकी राजधानी हो गई। दूसरी बात आती है इनके संसद का क्या नाम है? संसद। इनके संसद का क्या नाम है? दोनों के संसद का क्या नाम है? तो संसद का नाम, रूस की संसद का नाम फेडरल असेंबली है। फेडरल
फेडरल असेंबली किसकी संसद का नाम है? रूस की संसद का नाम फेडरल असेंबली है और यूक्रेन की संसद का नाम क्या है? राडा है। इतनी बातें हमें जाननी चाहिए। सीमा हम अंतिम में देखते हैं, आखिर कितने देशों से सीमा इन लोगों की लगती है। तो हम पहले देख लेते हैं राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति कौन है और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। ये तो सभी लोग जानते होंगे, ये तो सभी लोगों को जानना भी चाहिए और अनिवार्य भी है, क्योंकि 35 दिन हो गए हैं युद्ध होते होते। तो व्लादिमीर पुतिन जो है, पूरा नाम इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। तो हम इनका जो है सरनेम ही लिख दे रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन। पूरा नाम लिख दें? अच्छा भाई, कुछ लोगों का डिमांड है कि सर पूरा नाम लिखिए, तो चलिए हम पूरा नाम लिख देते हैं। तो पूरा नाम क्या है इनका? व्लादिमीर पुतिन। क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन। इनका पूरा नाम हो गया कि इनका व्लादिमीर पुतिन। इनके राष्ट्रपति का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। और उनके जो है राष्ट्रपति का क्या नाम है? किनके? जेलेंस्की महोदय। क्या नाम है उनका? जेलेंस्की। क्या नाम है? जेलेंस्की। इनके राष्ट्रपति महोदय क्या नाम है? जेलेंस्की इनके राष्ट्रपति का नाम है। इनके बारे में बहुत बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक फरमान जारी किया है कि हम 2012 से लेकर 2036 तक राष्ट्रपति रहेंगे। उम्र तो इनकी हो गई चुकी है लगभग 70 साल के आसपास। कहा भी जाता है, एक कहावत कही गई है कि उम्र है 56 की, दिल है बचपन का। वही हाल पुतिन महोदय का है। अभी ये 2036 तक राष्ट्रपति रहेंगे। और जेलेंस्की के लिए एक बात ये भी याद करनी आवश्यक है कि आखिर ये किस पार्टी से हैं। तो सर्वेंट ऑफ पीपुल पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, ये पूछ सकता है। सर्वेंट ऑफ पीपुल्स पार्टी से ये बिलोंग करने वाले राष्ट्रपति हैं। हो गया। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रपति हो गया, रक्षा मंत्री दोनों की पूछ सकता है। रक्षा मंत्री, और इधर भी क्या? रक्षा मंत्री। इधर यूक्रेन है रक्षा मंत्री, इधर ये यूक्रेन के लिए है यूक्रेन, और इधर ये रूस। तो रक्षा मंत्री यहाँ रूस के रक्षा मंत्री कौन है? रूस के रक्षा मंत्री कौन है इस समय? तो पूछ सकता है। तो ये कौन है? सर्जी शोइगु। कौन है? सर्जी शोइगु हैं यहाँ के रूस के रक्षा मंत्री। और यूक्रेन के जो है रेजनिकोव हैं। कौन है? रेजनिकोव महोदय जो है यहाँ के रक्षा मंत्री हैं। इतनी बात तो हो गई हम लोगों की। अब बात आती है सीमा। रूस की सीमा 14 देशों से लगती है, तो वहीं यूक्रेन की सीमा कितने देशों से लगती है? 7 देशों से। 7 देशों से। और इनकी सीमा 14 देशों से लगती है। इनको हम आपको मानचित्र पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। नाम महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कि निम्न देशों में से किसकी सीमा रूस से नहीं लगती है, और इधर पूछ सकता है निम्न में से किसकी सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है। लेकिन आप इतना तो याद रखिए, रूस से 14 देशों की सीमा और यूक्रेन से 7 देशों की सीमा। 14 देशों की सीमा और 7 देशों की सीमा जो है लगती है। और बात यह है कि यूक्रेन में दूसरा पॉइंट क्या है? यूक्रेन की सीमा 2 सागर से लगती है। सीमा 2 सागरों से भी लगती है। 2 सागरों से लगती है। ये पूछ सकता है कौन कौन से है? एक है काला सागर,
एक है काला सागर और दूसरा कौन सा है, अजोब सागर। कौन सा सागर, अजोब सागर से इसकी सीमा लगती है। तो ये दो सीमा लगाते हैं और दो देश समुद्री सीमा लगाने वाले रूस में ये हैं। समुद्री सीमा इधर लगाने वाले देश। समुद्री सीमा रूस की तरफ कौन कौन से लगाते हैं, जापान और अमेरिका। जापान और दूसरा कौन सा है, अमेरिका। ये क्या लगाते हैं, समुद्री सीमा लगाते हैं। ये कहाँ से, रूस की सीमा से समुद्री सीमा लगाने वाले दो देश हैं। इस प्रकार कुल कितने हो गए, 14 और 2 इस कितने हो गए, 16 देश टोटल रूस की सीमा से लगाने वाले हैं और यूक्रेन की सीमा से लगाने वाले हैं। तो आइए हम आपको मैप पे दिखा देते हैं। आप सभी लोग इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा और जाके घर पर एक बार मैप से रिवाइज भी कर लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया यूक्रेन। यूक्रेन से देखिए ये बेलारूस, पोलैंड, हंगरी, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, इस प्रकार से 7 देश इसमें हो गए। और आपको हम ये रूस वाले में दिखाते हैं, टोटल 14 देश हैं। टोटल 14 देश हैं। ये हो गया नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, चीन और कजाकिस्तान हो गया। इधर लातविया, लिथुआनिया और फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया। इस प्रकार से कुल 14 देशों की सीमा लगती है। तो ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे रूस यूक्रेन पर समझ दे। अगर आप इतनी जानकारी रखते हैं तो आप लोगों को अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारा यह सेशन आपको कैसा लगा, ये सेशन आपको हमारा कैसा लगा, इसी के साथ हम अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। अगर हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। जय हिंद।